Hello student, welcome back to our Polytechnic semester classes. In this video we are going to learn all about the first law of thermodynamic, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर है। दोस्तों इसके पहले भी फर्स्ट चैप्टर केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट चैप्टर मींस इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक का लेक्चर मैंने आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को मिस कर दिया है या फिर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आप सभी के नॉलेज के लिए बता दूं कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो कि सेकंड चैप्टर है थर्मोडायनेमिक का, तो ये आप सभी को हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में प्रोवाइड कर दिया गया है। और दोस्तों इस लेक्चर के अंदर आप सभी को नोट्स बनाने में भी बहुत ही ईजिली और अवेलेबल किया गया है, जिससे आप अपनी नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आप सभी के स्क्रीन में शो कर रहा होगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। तो सबसे पहले इंग्लिश में जान लेते हैं, उसके बाद उसको हिंदी में समझ लेंगे। तो इंग्लिश में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम एंड द सिस्टम इज कैपेबल टू वर्क डन, द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द sum of increase in internal energy of the system due to rise in temperature and external work done by the system in expansion। तो दोस्तों ये तो डिफिनेशन की बात हो गई। अब समझ लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कह रहा है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम, जब कुछ क्वांटिटी की हीट को सिस्टम को सप्लाई किया जाता है, एंड द सिस्टम इज़ कैपेबल टू वर्क डन, और जो सिस्टम होता है, जो पिंड होता है, वो क्या हो, योग्य हो किस चीज़ के लिए, किसी कार्य को करने के लिए। और जो दो क्वांटिटी ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, और जो क्वांटिटी है मतलब कोई क्वांटिटी है हीट की, उसमें की जो सिस्टम द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, और किसके, एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम, किसके द्वारा, इन एक्सपेंशन। तो दोस्तों आशा होगी आप सभी को हिंदी में समझ में आ गया होगा इंग्लिश की हिंदी डिफिनेशन। दोस्तों कहने का मतलब यही है कि जब कभी भी कोई कुछ क्वांटिटी में हीट को सप्लाई किया जाता है, किस में सप्लाई करेंगे, सिस्टम को, और जो सिस्टम है वो योग्य हो कार्य करने के लिए, और जो सिस्टम मतलब कार्य करेगा तो कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जब वो कुछ हीट को एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है, कुछ इंक्रीज़ होता है। किस में इंक्रीज़ होता है, इंटरनल एनर्जी में। किस कारण इंक्रीज़ होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। और क्या होता है, सम होता है किस चीज़ का, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। इतना समझ लिए थे। और क्या होगा, जब सिस्टम में हम हीट को ट्रांसफ़र करेंगे और क्या होगा, उसमें एक्सटर्नल वर्क होगा, बाहरी कुछ कार्य होगा, किसके द्वारा, सिस्टम के द्वारा। तो यही क्या हो गया, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हो गया। तो एक्चुअली ये था, बट अब हिंदी में समझ लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ऊर्जा संचारण के नियम पर आधारित है। तो ऊर्जा संचारण का नियम क्या होगा, आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसे बता दीजिएगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी को बता दूंगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन होता है, मैं आप सभी को कुछ हिंट दे रहा हूँ, आगे के लेक्चर में आपको मतलब इसी लेक्चर में कमेंट करके बताना है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। इसमें ये कहा गया है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, क्या कहा गया है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, और ना ही नष्ट किया जाता है, एंड द एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसका बस स्वरूप बदला जा सकता है। कहने का मतलब ये है, मीन्स एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट तक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, बस यही हो सकता है। ये तरह से यह नियम ऊर्जा संचारण का ही व्याख्या करता है। अगर इस तरह से देखा जाए तो ये नियम क्या करता है, एनर्जी कंजर्वेशन को ही बताता है। ऊर्जा संचारण का नियम भी यही कहता है कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा इसे मिटाए नहीं जा सकती है, जो मतलब पूरे यूनिवर्स की एनर्जी है उसे कभी भी मिटाई नहीं जा सकती है।
आई थिंक दोस्तों आप सभी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो वो पॉइंट मुझे मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या तो फिर आप दोबारा से एक बार लेक्चर को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के द्वारा जो इक्वेशन दी गई है उसके बारे में जान लेते हैं। क्या दिया गया? द इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज गिवन हैज। जो इक्वेशन दी गई है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की, उसे इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि जैसे कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वेयर जहाँ पर डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, किसी सिस्टम की जो आंतरिक ऊर्जा में चेंज हुआ है वो है, और क्यू क्या है? अलजेब्रिक सम है, जो कि हीट ट्रांसफ़र हुई है सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में। और जो वर्क है, वर्क क्या है? वर्क इंटरेक्शन ऑफ द सिस्टम विथ इट्स सराउंडिंग। जो वर्क है वो इंटरेक्शन है किससे? सिस्टम से। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है इसको भी मैं बता चुका हूँ कमेंट बॉक्स में, इसको भी आप सभी को बताना होगा। अब हम एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की एप्लीकेशन क्या होते हैं? तो जनरली टू टाइप के एप्लीकेशन हम सभी को बताया जाता है। एक होता है साइक्लिक प्रोसेस, एंड जो सेकंड होता है वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो जो साइक्लिक प्रोसेस होता है वो क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो साइक्लिक प्रोसेस होता है इस प्रोसेस में क्या होता है? इंटरनल एनर्जी में, मतलब जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसमें कुछ चेंज होता है, परिवर्तन होता है। तो हिंदी में भी यही लिखा है, इस प्रक्रिया में, चक्रीय प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो क्या होता है? डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, जो कि अभी हम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के इक्वेशन से प्राप्त किए हैं। जहाँ पे अगर हम जीरो इक्वल टू देखा जाए तो डेल्टा यू को हम ये भी कह सकते हैं क्यू माइनस डब्ल्यू भी कह सकते हैं, और क्यू और डब्ल्यू आपस में इक्वल हो जाता है तो इसी को हम साइक्लिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और जो सेकंड होता है वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम इज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम दैट कैन नॉट एक्सचेंज आइदर एनर्जी और मैटर आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। इसका कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, मैंने आप सभी को जब थर्मोडायनेमिक पढ़ा रहे थे तब उसमें ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ाए थे। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम और उस आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं है। बस यही है कि उसमें भी यही कहा गया था कि आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी का और ना तो मास का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ना तो अंदर ही ना तो बाहरी साइड। तो यही हिंदी में लिखा गया है आप सभी को। तो आशा होगा आप सभी को एप्लीकेशन भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर पेपर में पूछा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो आपको पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की डिफिनेशन लिखनी होगी, फिर इक्वेशन लिखना होगा, एंड देन उसके बाद आप सभी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के एप्लीकेशन के बारे में लिख देना है। आप सभी को पूरे से पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आप सभी को आशा होगी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ये भी दोस्तों आप सभी के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो देख लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है। आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डोमेन कॉन्स्टेंट। तो रिमेन कांस्टेंट होगा दोस्तों, यहाँ पे डोमेन कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक हो गई है तो उसे आप सही कर लीजिएगा। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या हो जाता है? जो टेम्परेचर होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है, मीन्स डेल्टा इक्वल टू जीरो, टेम्परेचर डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं, द चेंज इन टेम्परेचर रिमेन जीरो इज द प्रोसेस एनी सिस्टम where the temperature is maintained constant is an example of the isothermal process। दोस्तों ये तो आप सभी के मीन्स डिफिनेशन की बात हो गई। अब देखते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक्चुअली में होता क्या है। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है। मतलब किसी भी सिस्टम में या फिर किसी भी प्रोसेस के अंदर वो थर्मोडायनेमिक का जो प्रोसेस है जिसमें हमारा टेम्परेचर है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर है किसी भी प्रोसेस के अंदर वो अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करता है। यही मेन बेसिक कॉन्सर्न है हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो इसका कहने का मतलब जस्ट इतना ही है कि किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर जब हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करता है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। और ये एक एग्जांपल भी है आइसोथर्मल प्रोसेस का। अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर अगर टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो उस जगह पे हम ये कह सकेंगे कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसे हिंदी में देख लेते हैं। एक आइसोथर्मल प्रक्रिया एक थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया है जिसमें सिस्टम
रिमेन तापमान स्थिर होता है, मतलब डोमेन यहाँ लिख दिया गया है तो हिंदी भी मीनिंग में थोड़ा सा परिवर्तन आ चुका है, आपको देखने को दिख रहा होगा। तो जो हमारा इसमें जो तापमान होता है वो स्थिर होता है, मीन्स डेल्टा टी इक्वल टू 0 होता है। तापमान में परिवर्तन शून्य रहता है, वह प्रक्रिया है। कोई भी प्रणाली जहाँ तापमान स्थिर रहता है वो आइसोथर्मल प्रक्रिया का एक उदाहरण है। तो इसी को मैंने आप सभी को बताया है। एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि आइसोथर्मल प्रक्रिया तभी कहलाएगी कि जब भी कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस के अंदर अगर टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं तो उस जगह पे हम ये कह सकते हैं कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आई थिंक दोस्तों आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आगे के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। अब आइडियाबैटिक प्रोसेस को समझ लेते हैं। पहले आइडियाबैटिक प्रोसेस को इंग्लिश में समझ लेते हैं, देन उसके बाद उसको हिंदी में समझ लेंगे। तो एन adiabatic process is defined as the thermodynamic process in which there is no exchange of heat from the system to its surrounding, neither during expansion nor during compression. The adiabatic process can be reversible or irreversible condition. That is, first the सिस्टम मस्ट बी परफेक्टली इंसुलेटेड। कुछ कंडीशन होती हैं रिवर्सिबल और रिवर्सिबल की, तो पढ़ लेते हैं उसे। द सिस्टम मस्ट बी परफेक्टली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एंड द सेकेंडली कंडीशन इज द प्रोसेस मस्ट बी कैरिड आउट too quickly that there is no sufficient time for the heat transfer to take place। तो दोस्तों ये तो हमारी डिफिनेशन की बात हो गई। अब इसे हिंदी में समझ लेते हैं कि आइडियाबैटिक प्रोसेस एक्चुअली में होता क्या है। ये तो डिफिनेशन के दौर में बताया गया है। तो डिफिनेशन क्या कह रहा है? एन आइडियाबैटिक प्रोसेस इज डिफाइंड एज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। एक आइडियाबैटिक प्रोसेस को हम ऐसे बता सकते हैं कि ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का उष्मा का परिवर्तन नहीं होता है। फ्रॉम द सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग, सिस्टम से और सराउंडिंग के बीच में कोई भी ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता है। नादर ड्यूरिंग एक्सपेंशन और नॉट ड्यूरिंग कंप्रेशन, ना तो एक्सपेंशन के दौरान होता है और ना तो कंप्रेशन के दौरान में। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है? द एडियाबैटिक प्रोसेस कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कंडीशन। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वो हमें दो कंडीशन के अंदर प्राप्त होती है। एक हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और जो सेकेंडली प्रोसेस होती है वो हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो जो कंडीशन दी गई हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट दिया गया है द सिस्टम मस्ट बी परफेक्टली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। तो जो सिस्टम होता है, जो हमारा पिंड होता है, उसे बहुत ही अच्छे से इंसुलेटेड होना चाहिए। किस चीज़ से? सराउंडिंग से, मतलब वो इन्वायरमेंट में ना आ सके, इस तरीके से उसे इंसुलेटेड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप सभी को फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब सेकंड कंडीशन की तरफ पढ़ते हैं। द प्रोसेस मस्ट बी कैरिड आउट टू क्विकली। तो जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही जल्द हो जानी चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नो सफिशियंट टाइम फॉर द हीट ट्रांसफ़र टू टेक प्लेस। बिकॉज दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अतिरिक्त समय नहीं होता है। किस चीज़ के लिए? जो ऊष्मा होती है उसकी संचालन के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं प्रोवाइड किया जाता है। जो प्रोसेस होती है उसे बहुत ही जल्दी कैरिड आउट कर देना चाहिए, मतलब बहुत ही जल्दी उसे कर देना चाहिए। नहीं तो इसमें मतलब कार्य करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं होता है। आई थिंक दोस्तों आप सभी को एडियाबैटिक प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा। अब आगे के प्रोसेस की तरफ पढ़ते हैं। पहले आप एडियाबैटिक प्रोसेस को हिंदी में देख लीजिए कि हिंदी में क्या होता है, उसकी डिफिनेशन को हिंदी में देख लीजिए आप। तो दोस्तों हिंदी में भी एडियाबैटिक प्रोसेस वही कहलाएगा जो इंग्लिश में कहलाएगा। बस डेफिनेशन है तो वो इंग्लिश में लिखी थी, हिंदी में लिखी हुई है। समझने की बात थी, मैंने इंग्लिश में आप सभी को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा दिया है। तो अगर आप सभी को लिखना है हिंदी में डिफिनेशन को, तो वीडियो को पॉज करिए और डिफिनेशन लिख लीजिए। आई थिंक दोस्तों मैंने जो इंग्लिश में आप सभी को एडियाबैटिक प्रोसेस की डिफिनेशन को हिंदी में समझाया है वो बेस्ट होगा। तो देख लीजिए अब आप हिंदी में इसके डिफिनेशन को लिख लीजिए। दोस्तों इस लेक्चर का अब लास्ट टॉपिक है व्हाट इज़ आइसोबैरिक प्रोसेस। आई थिंक दोस्तों आप सभी को अभी तक जितना मैंने समझाया है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है। एन आइसोबैरिक प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। द कांस्टेंट प्रेशर इज ऑब्टेन्ड व्हेन द वॉल्यूम इज एक्सपेंडेड और कॉन्ट्रैक्टेड। तो दोस्तों जो आइसोबैरिक प्रोसेस होता है वो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है। ये हमें एक कांस्टेंट प्रेशर में देखने को मिलता है। और जो कांस्टेंट प्रेशर होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? एक जब हमारा वॉल्यूम होता है, जो हमारा आयतन होता है वो एक्सटेंडेड हो या फिर कॉन्ट्रैक्टेड हो, तब हमें कांस्टेंट प्रेशर मिलता है। तो उसी को हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं।
तो अब इसे देख लेते हैं हिंदी में। एक समदाब रेखाएं प्रक्रिया एक थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया है जो निरंतर दबाव में होती है। ठीक दोस्तों, जब आयतन या विस्तार का संकुचन होता है तो निरंतर दबाव प्राप्त होता है। तो यही हमारे हिंदी में लिखा हुआ है। दोस्तों ये सारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आपको नहीं लगता है तो मैं एक पेपर में आए हुए क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा, उसमें आप सभी को ये सारे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों ये सारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आप सभी के लिए लेके आया था। तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी को पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में सेकंड चैप्टर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से बस इतना ही। इन्हीं सारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप सभी के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन अब की बार भी पूछे जाएंगे। तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आप केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो केमिकल टेक्नोलॉजी भी आप सभी पढ़ रहे होंगे। तो स्क्रीन में आप सभी का शो कर रहा होगा पल्प इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री एंड शुगर इंडस्ट्री। अगर आपने ये सारी वीडियोस को, इस सारे लेक्चर को मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारी लेक्चर की प्लेलिस्ट आप सभी को प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।